नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बायोसेंट्रिज्म, ब्रेग्जिट और गुड फ्राइडे समझौता, गंगा में माइक्रोप्लास्टिक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, चीनी राष्ट्रपति की तिब्बत यात्रा और सुप्रीम कोर्ट व मतदान गोपनीयता पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। यह संदर्भित है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बायोसेंट्रिज्म से। इसके तहत हम कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म को समझने के साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह एंथ्रोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म किस प्रकार की परिकल्पनाएं हैं। इकोसेंट्रिज्म यानी पारिस्थितिकी केंद्रीयता एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें पारिस्थितिकी में विद्यमान सभी तत्वों को केंद्र में रखकर उनके प्रति समान भाव रखा जाता है और इसमें जैव और अजैव दोनों ही प्रकार के साधनों को महत्वपूर्ण मानते हुए इनकी सुरक्षा का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के संरक्षण के दृष्टिकोण में जो हमारा इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें सभी प्रकार के तत्वों को महत्व दिया जाता है और इसके माध्यम से हम जैव तत्व और अजैव तत्व दोनों को ही महत्वपूर्ण मानकर इनके संरक्षण का प्रयास करते हैं। जब हम बायोसेंट्रिज्म की बात करते हैं तो इसे हिंदी में जैव केंद्रवाद कहा जाता है, जो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सभी जीवों को महत्व देता है। यानी यह पृथ्वी पर काम करने वाले जैव मंडल और जैव विविधता से संबंधित है और यह मानव केंद्रिता यानी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के विपरीत प्रकृति पर आधारित है और इसके तहत अक्सर जैव विविधता संरक्षण, पशु अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। यानी जब हम बात करेंगे जैव केंद्रवाद की तो इसमें जैव तत्वों पर बल दिया जाता है और जब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी केंद्रवाद की तो इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी पर बल दिया जाता है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण एक और संदर्भ है जो हाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, जिसे हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के रूप में जानते हैं। यह एक तरीके से मानव केंद्रीयता का दृष्टिकोण है, जिसमें मनुष्य को ब्रह्मांड में केंद्रीय या सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है और यह अवधारणा मानव को सर्वोच्च या फिर असाधारण के रूप में भी संदर्भित करती है। इस मानव केंद्रित दृष्टिकोण में मानव जाति को प्रकृति से अलग और उससे श्रेष्ठ के रूप में देखा जाता है और अन्य प्रकार की संस्थाएं जैसे कि जैव जानवर और पौधे और अजैव जैसे खनिज आदि के विपरीत मनुष्यों को इसके संदर्भ में केंद्र में रखा जाता है और बाकी सभी संसाधनों को उनके लिए एक उपभोक्ता की वस्तु के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से जब भी हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की बात करेंगे तो इसमें मानव को केंद्र में रखा जाएगा और इसके माध्यम से मानव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए अन्य सभी जैव संसाधन, अजैव संसाधनों को मानव के उपभोग के लिए ही माना जाता है। हाल के समय में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस प्रकार के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के चलते जो पृथ्वी पर अवस्थित जैव संसाधन हैं और साथ ही साथ जैव और अजैव संसाधनों को मिलाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं, वह अनेक मानव गतिविधियों के चलते खतरे में आ गए हैं और इसके चलते जैव विविधता संरक्षण की लगातार बात की जा रही है। इसके लिए बेहद आवश्यक है कि हम इस प्रकार के एंथ्रोपोसेंट्रिज्म दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बायोसेंट्रिज्म अथवा इकोसेंट्रिज्म की तरफ अपने को केंद्रित करें और इसके माध्यम से जैव तत्वों के संरक्षण के साथ ही पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से जैव और अजैव के संबंध को समझते हुए दोनों ही तत्वों के संरक्षण के लिए प्रयास करें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर यह संकल्पना फिर से चर्चा में तब आई जब सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो वह क्या होता है। यह है घास के मैदान की एक प्रमुख प्रजाति है जो घास के मैदान की पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से उसके बेहतर स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है।
हालांकि वर्तमान में यह भारत में सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति मानी जाती है और इसकी वर्तमान आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी आबादी कुछ पाई जाती है, किंतु हाल के समय में ऐसे बहुत सारे खतरे सामने आए हैं जिसके चलते इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष संरक्षण का खतरा पैदा हो गया है। इसमें बिजली पारेषण लाइंस के साथ इसका टकराव, इसका किया जाने वाला शिकार, निवास स्थान को नुकसान पहुंचाया जाना और जिस प्रकार से घास भूमि को काटा जा रहा है कृषि विस्तार के लिए, उसके चलते इसके आवास में होने वाला परिवर्तन भी इसकी संख्या को कम किए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि हाल में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को लेकर अनेक प्रयासों को किया जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी संख्या केवल 200 तक सीमित हो गई है, जो आगे बढ़ाए जाने के लिए संरक्षण के प्रयासों की दिशा को बताता है। यही कारण है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसे हम M.K. रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद के रूप में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में कार्यरत बिजली के तार हैं उनको अंडरग्राउंड पावर लाइन में बदला जाए और इसके संदर्भ में जितनी तेजी से कार्य किया जाएगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। जब तक इन लाइनों को अंडरग्राउंड नहीं किया जाता है तब तक पहले से ही विद्यमान रही बिजली की तारों में इन पक्षियों को इन लाइनों से दूर हटाने के लिए बर्ड डायवर्टर को लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि किस प्रकार से इन बिजली की पारेषण लाइनों के चलते ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु हो जाती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की दूर की निगाह कमजोर होती है और इसके चलते वह उड़ते समय बिजली की तार को देख नहीं पाते हैं और इससे बिजली की तारों से टकराकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अनेक विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय आया है वह जैव संरक्षण की दिशा में बायोसेंट्रिज्म को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें हम मानव के साथ ही अन्य सभी जीवों को भी समान रूप से महत्व देते हैं। बायोसेंट्रिज्म का यह दृष्टिकोण मानव केंद्रित दृष्टिकोण से अलग है, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। मानव केंद्रिता के दृष्टिकोण के अनुसार जिस प्रकार से केवल मानव को ही केंद्र में रखकर अन्य सभी जीवों को मानव के शोषण के दृष्टिकोण से देखा जाता है, वह आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे अनेक पशु पक्षियों के विलुप्ति का एक बहुत बड़ा कारक बन गया है। इस प्रकार का मानव केंद्रित दृष्टिकोण सदियों से विद्यमान रहा है और इसका समर्थन अरस्तु और कांट जैसे महान दार्शनिकों द्वारा भी किया गया है। हालांकि समय समय पर इसको न्यायालय में चुनौती दी जाती रही है, किंतु इसके विपरीत प्रक्रिया को भी हम देखते रहे हैं। इस पूरे संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्नेल डार्टर मामला काफी महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना चाहिए। 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी डेविड एटनियर के द्वारा लिटिल टेनेसी नदी में एक लुप्तप्राय प्रजाति की स्नेल डार्टर मछली की खोज की गई और उनके द्वारा वहां निर्माणाधीन टेलिको जलाशय परियोजना को इस लुप्तप्राय स्नेल डार्टर मछली के आधार पर उसको अस्तित्व के लिए खतरा मानते हुए इस प्रकार की टेलिको जलाशय परियोजना का विरोध किया गया। इसी के चलते टेलिको जलाशय परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने टेलिको जलाशय परियोजना को टेनेसी वैली अथॉरिटी बनाम हिल मामले में लुप्तप्राय प्रजाति स्नेल डार्टर मछली को एक संरक्षित प्रजाति माना और इस आधार पर टेलिको जलाशय परियोजना को रद्द करने की अनुमति दे दी। हालांकि कांग्रेस के द्वारा इसके संदर्भ में कानून बनाया गया और कानून बनाने के आधार पर जो स्नेल डार्टर मछली थी उसको एक पूर्व की तारीख से उसको संरक्षण की सूची से ही बाहर कर दिया गया। इस प्रकार से वह परियोजना जारी रही, किंतु मछली के अस्तित्व पर संकट आ गया। इस तरीके का जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण है वह हाल के समय में दुनिया के अलग अलग देशों में देखा जा सकता है, जिसके हमें गंभीर परिणाम भी देखने को मिले हैं। इस प्रकार के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के चलते अफ्रीका में जो 50 साल पहले 4,50,000 से अधिक शेर पाए जाते थे वह वर्तमान में मात्र 20,000 तक ही सीमित रह गए हैं और
पशु संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार भी इस प्रकार के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के चलते दुनिया भर की लगभग 37,400 प्रजाति खतरे की सूची में आ गई हैं और ये सूची लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इस प्रकार के दृष्टिकोण के संदर्भ में समय समय पर अनेक प्रकार के संवैधानिक और विधिक प्रयास भी किए जाते रहे हैं जो इस पूरे मामले में कुछ सकारात्मकता को दर्शाते हैं। जैसे कि भारत के संविधान द्वारा न केवल देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया है, साथ ही साथ इसमें पर्यावरण की रक्षा के भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 21 की परिभाषा में जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया गया है। हाल ही में अनेक देशों के द्वारा भी प्रकृति कानूनों से संबंधित अधिकारों को माना गया है, जिसके आधार पर प्रकृति को भी अधिकार दिए जाने की बात को सुनिश्चित किया गया है। इसके संदर्भ में 2008 में इक्वाडोर द्वारा एक क्रांतिकारी कार्य तब किया गया जब उसके द्वारा अपने संविधान में प्रकृति के अधिकारों को शामिल किया गया। बोलीविया ने भी इसके संदर्भ में प्रकृति के अधिकारों को मान्यता दिए जाने के लिए कार्य किया है और नवंबर 2010 में अमेरिका के पिट्सबर्ग के पेंसिल्वेनिया द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों की पृष्ठभूमि में भारत में भी इसको स्वीकार किए जाने के लिए कार्य करना होगा और इसके संदर्भ में M.K. रंजीत सिंह वाद एक महत्वपूर्ण वाद हो सकता है जिसकी भावना को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। यह संदर्भित है ब्रेक्जिट और गुड फ्राइडे समझौता से। हमारे द्वारा इससे पूर्व भी 15 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में ब्रेक्जिट पर चर्चा की गई थी और 22 जुलाई 2021 के डेली क्विज में हमने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। तो इसके संदर्भ में आप इन्हें देख सकते हैं ताकि इस पूरे मुद्दे को आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। हाल ही में ब्रिटिश सरकार के द्वारा यूरोपियन यूनियन से किए गए नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की शर्तों में लेकर बदलाव की मांग की गई है और इसको लेकर लंदन और यूरोपियन यूनियन के मध्य विवाद देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2016 में यूके सरकार के द्वारा एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था और इसके माध्यम से यूके ने यूरोपीय संघ को छोड़ने के लिए मतदान कर दिया और इस प्रकार से अब यूके औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। हालांकि इसका ब्रिटेन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ा है, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि ब्रेक्सिट के माध्यम से ब्रिटेन में अब आने जाने के संदर्भ में सख्त कानूनों को बनाया जाएगा और साथ ही साथ यह राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला भी कारक साबित हो सकता है। हालांकि ब्रिटेन को अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ब्रेक्सिट के प्रभावों से निपटना होगा और इसके तहत ब्रिटेन भारत सहित कई अन्य देशों के साथ ही नए प्रकार के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की लंबी प्रक्रिया में शामिल हो गया है। हालांकि विद्वानों का यह कहना है कि यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद भी ब्रेक्सिट होने के पश्चात भी चुनौतियां अभी सामने बरकरार हैं, जिसे निवारित किए जाने के लिए ब्रिटेन को कार्य करना होगा। हमें समझना होगा कि ब्रेक्सिट समझौते के संदर्भ में किए गए विविध प्रकार के समझौतों को अभी भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और कार्यान्वयन के पश्चात ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आयरलैंड आदि में इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गए हैं। जैसे कि इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल काफी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए काफी वाद विवाद देखे जा रहे हैं। अनेक विशेषज्ञों के अनुसार इसमें यदि चुनौतियां बढ़ती हैं तो इससे गुड फ्राइडे समझौते पर भी प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ यह है ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप के बीच एक प्रभावी सीमा शुल्क सीमा भी बना सकता है और इसके माध्यम से हम एक हार्ड बॉर्डर की समस्या को भी देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं गुड फ्राइडे समझौता या बेलफास्ट समझौते की, तो यह 10 अप्रैल 1998 को हस्ताक्षरित किया गया था और इसके माध्यम से ब्रिटिश और आयरिश सरकार तथा उत्तरी आयरलैंड के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच एक शांति समझौता किया गया ताकि 1960 के दशक से जारी उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिक संघर्ष में शांति का प्रयास लाया जा सके। इसके माध्यम से समझौते के द्वारा उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के बीच और आयरलैंड गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई संस्थानों को बनाया गया और साथ ही साथ इसके माध्यम से संप्रभुता, नागरिक सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही विसैन्यीकरण, न्याय और पुलिसिंग आदि के संदर्भ में भी विविध प्रकार के समझौतों को किया गया था। हमें ध्यान रखना होगा कि
1922 में जब आयरिश मुक्त राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम वर्तमान में आयरलैंड गणराज्य के नाम से जानते हैं, तो उस समय आयरलैंड द्वीप की उत्तरी काउंटियों में से 6 ने यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा बना रहने का विकल्प चुना। इस प्रकार से आयरलैंड द्वीप में हम 2 हिस्सों को देखते हैं, जिसमें उत्तरी आयरलैंड वर्तमान में यूके का हिस्सा है और आयरलैंड गणराज्य स्वतंत्र देश के रूप में विद्यमान है। हालांकि इस प्रकार से आयरलैंड गणराज्य की स्थापना के बाद और उत्तरी काउंटियों में से 6 के यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहने के बावजूद इस प्रकार के विवादों का समाधान नहीं किया जा सका और विविध प्रकार के विवादों को जन्म दिया जाता रहा, जिसके तहत उत्तरी आयरलैंड के लिए जो बाद के दशक थे वह काफी तनाव और विवादों से युक्त रहे, क्योंकि वहां पे 2 प्रकार के गुटों को देखा गया, जिसमें संघवादी यानी यूनियनिस्ट ब्रिटेन के साथ रहने का समर्थन कर रहे थे और दूसरी तरफ थे राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट, जो आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकरण का समर्थन कर रहे थे। इसके चलते मुख्य रूप से 1960 के दशक के बाद हिंसा का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें 3500 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1960 से लेकर 1998 तक के लगभग 30 साल से अधिक की अवधि में जो इस प्रकार का ट्रबल देखा गया, उसे द ट्रबल के रूप में जाना जाता है और 1998 के गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के माध्यम से यह आशा की जा रही थी कि आयरलैंड में जारी इस प्रकार की हिंसा को निवारित किया जा सकेगा। इसके आधार पर उत्तरी आयरलैंड को यूके में स्वीकार किया गया। हालांकि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के मध्य की सीमाओं को मुक्त रखा गया ताकि दोनों के मध्य अंतर संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य संबंधों को भी बेहतर करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते आयरिश सागर से होने वाले व्यापार को भी मुक्त रखने का प्रयास किया गया। जब आयरलैंड गणराज्य यूरोपियन यूनियन का भाग बना तो इस प्रकार के एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जिससे यूके की वस्तुएं भी यूरोपियन यूनियन तक जा सकती थी। हालांकि अब यह देखा जा रहा है कि यूके ब्रेक्सिट के चलते यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। इसके विपरीत आयरलैंड गणराज्य अभी भी यूरोपियन यूनियन में बना हुआ है, जिसके चलते उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड की मध्य की सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर अभी भी वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस तरीके से जो ब्रेक्सिट के चलते संतुलन बिगड़ता दिखाई दे रहा है, इसको सुलझाए जाने की दिशा में समग्रता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। यह संदर्भित है गंगा में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति से। हमारे द्वारा कल 23 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इसको लेकर चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि किस प्रकार से गंगा के विभिन्न हिस्सों में माइक्रोप्लास्टिक का प्रदूषण देखा जा रहा है। ऐसी प्लास्टिक की उच्चतम सांद्रता बनारस में पाई गई है, जिसमें एकल यूज और अन्य प्लास्टिक उत्पादों को भी देखा गया है। हमें समझना होगा कि जब हम बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक की, तो माइक्रोप्लास्टिक को ऐसे सिंथेटिक ठोस कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक होता है और यह पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति के पीछे कई कारणों की व्याख्या की जाती है, जिसमें नदी के किनारे कई शहरों से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही साथ औद्योगिक अपशिष्ट को भी इसके एक कारक के रूप में पहचाना जाता है। विशेष रूप से गंगा जैसी नदी में जो प्लास्टिक में लपेटकर धार्मिक प्रसाद को छोड़ा जाता है, वह भी नदी में प्रदूषकों को बढ़ाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जब नदी में इस प्रकार के प्लास्टिक उत्पाद और अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ दिया जाता है, तो वे लगातार टूटते फूटते रहते हैं और इस प्रकार से वो अंततः माइक्रोप्लास्टिक के रूप में बदल जाते हैं। प्लास्टिक से जनित इस प्रकार के प्रदूषण को इसलिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों से हजारों साल लग जाते हैं और यदि वह बेहद छोटे रूप में विद्यमान हो तो वह काफी आसानी से समुद्री प्रजातियों की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर
जाता है। एक बार खाद्य श्रृंखला का हिस्से बनने के बाद यह बड़े बड़े जंतुओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि व्हेल, समुद्री पक्षी और कछुए जैसे समुद्री जानवर अनजाने में ही प्लास्टिक को निगल जाते हैं और अक्सर दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण का मनुष्यों पर भी काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह देखा गया है कि किस प्रकार से समुद्री प्लास्टिक, विशेष रूप से माइक्रो प्लास्टिक आदि व्यक्ति के भोजन में शामिल होते जा रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि अपने छोटे आकार के चलते यह काफी आसानी से नल के पानी में मिल जाते हैं और नमक आदि में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। जून 2019 का एक अध्ययन ये बताता है कि एक औसत व्यक्ति हर साल माइक्रोप्लास्टिक के कम से कम 50,000 कण को खा जाता है और हमें ये समझना होगा कि प्लास्टिक को बनाने में जिस प्रकार से कई हानिकारक और कैंसरकारी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वह अंततः प्लास्टिक के सेवन से मनुष्यों को ही प्रभावित कर सकते हैं और इससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कैंसरकारी प्रभाव के साथ ही गंभीर प्रभाव संभावित हो सकते हैं। भारत द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को दूर किए जाने के संदर्भ में काफी प्रयास भी किए गए हैं, जिसके तहत 20 से अधिक राज्यों ने एकल यूज वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और इसमें प्लास्टिक से बनने वाले कैरी बैग, कप, प्लेट आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा भारत द्वारा 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का प्रयास किया गया है, जिसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के संकल्प के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी की गई है। हालांकि गंगा नदी के समान ही दुनिया के अलग अलग देशों में जिस प्रकार से माइक्रोप्लास्टिक की समस्या देखी गई है, उसमें हम माउंट एवरेस्ट, आर्कटिक की बर्फ और ग्लेशियर के साथ ही मैरियाना ट्रेंच आदि में भी इनकी उपस्थिति को देख रहे हैं। इसकी भयावहता को देखते हुए भारत को और भी प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। भारत द्वारा अनेक प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट नियम जो बनाए गए हैं, उनको और बेहतर ढंग से लागू करना होगा, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन नियमों के माध्यम से जो नवीन संकल्पनाओं को भारत में लागू किया गया है, उनको और बेहतर तरीके से जमीनी आधार पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कचरे का स्रोत पर ही पृथकीकरण सुनिश्चित करना होगा और इसके तहत उत्पादकों की जिम्मेदारी को भी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इस पूरे संदर्भ में हमें 5R की संकल्पना को भी समझना होगा, जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रीस्टोर काफी महत्वपूर्ण है। 5R के अनुसार रिसाइकलिंग से पहले हमें संभवतः 4 क्रियाओं को पूर्ण करना चाहिए, जिसमें हमें रिफ्यूज करना चाहिए यानी मना करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए कम करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए पुनः उपयोग करना चाहिए, रीपर्पस करना चाहिए पुनः उद्देशीकृत करना चाहिए और उसके बाद ही रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ इसके माध्यम से कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करने के साथ ही इसको ना प्रयोग किए जाने के संदर्भ में भी जागरूकता को फैलाएं, तभी इस प्रकार की माइक्रोप्लास्टिक की समस्या का हम एक स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह संदर्भित है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय से। पेगासस मुद्दे के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय चर्चा में आ गया है, क्योंकि अनेक विद्वान जैसे कि प्रशांत भूषण आदि के द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि किस प्रकार से वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के माध्यम से विपक्षी दलों और पत्रकारों आदि पर जासूसी करवा रहे हैं। इसके तहत उन्होंने इस आंकड़े को भी दिया है कि किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का बजट 2016-17 में 33 करोड़ ही था, वह 2017-18 में बढ़कर 333.58 करोड़ हो गया है, यानी इसमें 10 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। यह आरोप लगाया गया है कि यह जो 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, उन पैसों का प्रयोग किया गया है एनएसओ ग्रुप को पेगासस स्पाईवेयर का भुगतान करने के लिए और इसके माध्यम से विपक्षियों पर जासूसी की जा रही है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो भारत ने आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में विविध प्रकार की संस्थाओं को पुनर्गठित का कार्य महत्वपूर्ण रूप से 1998 की केसी पंत टास्क फोर्स के आधार पर किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी, राष्ट्रीय सुरक्षा कलाकार एनएसए, सामरिक नीति समूह एसपीजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को
एक अलग सचिवालय प्रदान किया गया था, जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट NSCS के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से जब भी हम बात करते हैं NSCS की, तो यह है खुफिया विश्लेषण और मूल्यांकन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका को रखता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री और NSC के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। NSCS पहले केंद्रीय सचिवालय में स्थित था, बाद में इसे PMO के अधीन लाया गया और इस रूप में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण संस्था है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, जो एक शीर्ष संस्था है बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, सैन्य मामलों के संदर्भ में, पारंपरिक और गैर पारंपरिक रक्षा के संदर्भ में। साथ ही साथ यह अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी, विद्रोह का मुकाबला करने के साथ ही आतंकवाद का मुकाबला और अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से संबंधित जटिल मुद्दों को भी देखती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसकी एक 3 स्तरीय संरचना है, जिसमें सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और सचिवालय की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA की, तो NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के महत्वपूर्ण कार्यकारी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार हैं, जो रणनीतिक मुद्दों पर सलाह देने की दृष्टिकोण से काफी महत्व रखते हैं। यह NSA ही है जिसे रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी खुफिया एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री के बजाय रिपोर्ट करती हैं और ऐसी निहित शक्तियों के चलते ही नौकरशाही के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काफी प्रमुख और शक्तिशाली कार्यालय के रूप में जाना जाता है, जिसे एक डिप्टी NSA के द्वारा भी सहायता दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। यह संदर्भित है चीनी राष्ट्रपति की तिब्बत यात्रा से। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2012 के बाद तिब्बत की यात्रा किए हैं और इसके माध्यम से उनके द्वारा तिब्बत क्षेत्र में निर्माणाधीन अनेक परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया गया है। वर्तमान में चीन तिब्बत में कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर नए बांधों के साथ ही किंगघई तिब्बत रेलवे लाइन, जो लहासा को भीतरी इलाकों से जोड़ती है, लहासा निंगची रेलवे लाइन और सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन काफी महत्वपूर्ण है। इन रेलवे लाइनों को आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, जिसमें लहासा निंगची रेलवे लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश के एकदम पास स्थित शहर निंगची को लहासा से जोड़ती है। इस लहासा निंगची रेलवे लाइन को आगे जाकर कुनमिंग और चेंगड़ू आदि से भी जोड़े जाने की योजना है, ताकि तिब्बत क्षेत्र को चीन की मुख्य भूमि के राज्यों सिचुआन और यूनान प्रांतों आदि से जोड़ा जा सके। इस प्रकार से किंगघई तिब्बत रेलवे लाइन, लहासा निंगची रेलवे लाइन और सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन भारत के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील हो जाती है। भारत द्वारा भी इसके संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत भारत ये प्रयास कर रहा है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तेजी से कर सकें और इसके लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लद्दाख आदि के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी तेजी से सड़कों का निर्माण किया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नेचीफू में एक सुरंग की नींव रखी गई है, जो तवांग के माध्यम से LAC तक सैनिकों के लिए यात्रा के समय को कम कर देगा, जिस पर लगातार चीन द्वारा दावा किया जाता रहा है। इस प्रकार से भारत भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है सुप्रीम कोर्ट और मतदान गोपनीयता से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के माध्यम से इस बात को स्थापित किया है कि किस तरीके से लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनावों की महत्ता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महत्व दिया है कि लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव मूल ढांचे के भाग हैं तथा किसी के भी द्वारा भी इसमें व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। विशेष रूप से हाल के समय में जो बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग की प्रथा देखी जा रही है, उसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा की गई है और इससे सख्ती से निपटने की बात कही गई है। सुप्रीम
कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया है कि किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग के माध्यम से विधि का शासन और लोकतंत्र प्रभावित होता है। अतः इसको निवारित किए जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तारित किए गए मतदान गोपनीयता को भी महत्वपूर्ण रूप से समझना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही मतदाताओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों का चयन कर पाना संभव हो पाता है, जो लोकतंत्र की प्रभावशीलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए भारत को अपशिष्ट प्रबंधन पर अपने कानूनों को गंभीरता से लेना चाहिए। गंगा नदी में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, हाल के एक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के मानव केंद्रित आधार से दूर जाने की मांग की है। इसने सह अस्तित्व के जैव केंद्रित सिद्धांतों को बरकरार रखा, जो प्रकृति संरक्षण के लिए एक प्रोत्साहनकारी दृष्टिकोण के रूप में सामने आया है। कथन की जांच करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप माइक्रोप्लास्टिक का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप गंगा नदी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की रिपोर्ट को स्पष्ट करेंगे। फिर आप माइक्रोप्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों की व्याख्या करेंगे और इसके निवारण के संदर्भ में कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। इसमें आप भारत की स्थिति की भी व्याख्या करेंगे और उपयुक्त सुझावों को देंगे। अंत में आप उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कानून के मानव केंद्रित दृष्टिकोण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप मानव केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर सह अस्तित्व के जैव केंद्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करेंगे। फिर आप प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में इसकी उपयोगिता को बताएंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में आप कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे और अंत में उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।